फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आपके सीटेट के एग्जाम के लिए सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। इसके अलावा अगर आपको सीटेट सीडीपी के पेड नोट्स चाहिए तो स्क्रीन पे आपको एक व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा होगा, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज करके पेड नोट्स को परचेज कर सकते हैं। नोट्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि वहाँ से आपको अपने एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। यहाँ पर आपसे फाइन मोटर स्किल्स के बारे में पूछ रखा है। तो मैंने आप लोगों को विकास के आयाम बताए हुए थे, कौन कौन से विकास के आयाम होते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट और सोशियो इमोशनल, ये आपके 4 विकास के क्षेत्र होते हैं, या फिर डोमेन होते हैं, या फिर आयाम कह लीजिए। ठीक है, इसमें जो आपका फिजिकल डेवलपमेंट होता है, जो शारीरिक विकास होता है, इसी के अंतर्गत आपका आ जाता है ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स। अब देखिए, जो ग्रॉस मोटर स्किल्स होती है ये क्या होती है, और फाइन मोटर स्किल्स क्या होती है। ग्रॉस मोटर स्किल्स यानी कि स्थूल गत्यात्मक कौशल, ये क्या होता है, जब हम किसी भी कार्य को करने के लिए अपनी बड़ी बड़ी मसल्स का यूज करते हैं, तो वहाँ पर ग्रॉस मोटर स्किल्स का एग्जांपल होता है। जैसे कि जब हम चलते हैं, दौड़ते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, तो क्या करते हैं, जो हमारी पैरों की बड़ी मसल्स होती है, जो हमारे हाथों की बड़ी मसल्स होती है, हम उनका यूज कर रहे होते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हो जाएंगे, ग्रॉस मोटर स्किल्स के, यानी कि स्थूल गत्यात्मक कौशल के एग्जाम्पल हो जाएंगे। इसके अलावा फाइन मोटर स्किल्स क्या होता है, जब हम किसी कार्य को करने के लिए अपनी जो छोटी छोटी फिंगर्स होती हैं, है ना, जो छोटी छोटी मसल्स होती हैं, इनका यूज करके कोई कार्य करते हैं। जैसे कि जब हम सुई में धागा पिरोते हैं, है ना, जैसे कि आप यहाँ पर इमेज में देख पा रहे होंगे, ये जो बच्ची है ये किसी धागे में मोती पिरो के रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर इसने किसका यूज कर रखा है, अपनी जो फिंगर्स है उनका यूज कर रखा है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, फाइन मोटर स्किल्स का। फाइन का मतलब ये क्या होता है, सूक्ष्म, यानी किसी कार्य को अपनी छोटी मसल्स के थ्रू करें, तो आपका फाइन मोटर स्किल्स का एग्जाम्पल हो जाएगा। जैसे कि जब आप कुछ लिखते हैं, आंखों में काजल लगाते हैं, ड्राइंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं, तो इसमें क्या होता है, हमारे फिंगर्स का यूज होता है। तो ये किसके एग्जांपल हो जाएंगे, फाइन मोटर स्किल्स के एग्जांपल हो जाएंगे। यहाँ पर हमसे यही पूछ रखा था, फाइन मोटर स्किल्स यानी कि सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल। तो आप यहाँ पर बता पाएंगे। सड़क पर दौड़ना, तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, ग्रॉस मोटर स्किल्स, स्थूल गत्यात्मक कौशल, क्योंकि इसमें हमारी बड़ी मसल्स यूज होगी। ठीक है, नदी में तैरना, तो इसमें भी आपकी बड़ी मसल्स यूज होगी, तो ये भी नहीं होगा। फुटबॉल को लात मारना, ठीक है, तो जब आप फुटबॉल खेलते हैं तो उसमें क्या होता है, आपकी पूरी की पूरी पैरों की मसल्स यूज होती है। ठीक है, तो वहाँ पर आपकी बड़ी मसल्स यूज होती है, तो ये भी नहीं होगा, है ना। धागे में मोती पिरोना, बिल्कुल सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, फाइन मोटर स्किल्स का एग्जांपल हो जाएगा, यानी कि सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का एग्जांपल हो जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी के ये जो 3 एग्जांपल है, किसके एग्जांपल है, ग्रॉस मोटर स्किल्स यानी कि स्थूल गत्यात्मक कौशल के उदाहरण है। ठीक है, इसमें कि हम अपनी बड़ी मसल्स यूज करते हैं। तो यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, विकास का शीर्षगामी सिद्धांत अनुदेशित करता है कि विकास। अब देखिए, जो आपके विकास के सिद्धांत होते हैं उसमें आपका एक सिद्धांत आता है विकास के सेफलोकॉडल का प्रिंसिपल, यानी कि शीर्षगामी सिद्धांत, जो कि क्या कहता है कि जो बच्चे का विकास होता है ना, वो सिर से पैर की तरफ होता है। यानी जो बच्चा होता है सबसे पहले अपने सिर पे कंट्रोल करना सीखता है, उसके बाद में जो उसके बाकी के अंग होते हैं उन पर बच्चे का धीरे धीरे कंट्रोल आता है। जैसे कि अगर हम किसी छोटे बच्चे की बात करें, बिल्कुल 1 से 1.5 महीने के बच्चे की बात करें, तो उसको जब भी हम लोग उठाते हैं तो क्या करते हैं, हल्का सा पीछे हाथ लगा कर उठाते हैं। क्यों, क्योंकि बच्चे का भी अपने सर पे कंट्रोल नहीं आया है, उसका सर किधर भी घूम जाता है ना। तो इसलिए जो भी कोई वयस्क व्यक्ति या फिर कोई बड़ा व्यक्ति बच्चे को उठाता है तो उसके सर के पीछे हल्का सा हाथ लगा करके उठाता है। ठीक है, बट जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता चला जाता है उसका सर पे कंट्रोल आ जाता है ना। फिर उसके बाद में जो उसके बाकी के अंग होते हैं उस पर बच्चे का कंट्रोल आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो जो विकास के शीर्षगामी का सिद्धांत है वो यही कहता है कि सबसे पहले जो बच्चा कंट्रोल करना सीखता है वो अपने सिर पे कंट्रोल करना सीखता है, उसके बाद में जो उसके बाकी के अंग होते हैं धीरे धीरे उस पर भी बच्चे का कंट्रोल आने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर शीर्षगामी सिद्धांत पूछे तो सिर से पैर के अंगूठे की तरफ विकास चलता है, यही कहता है आपका सेफलोकॉडल प्रिंसिपल। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, सिर से पाँव की ओर बढ़ता है। ठीक है, जटिल से सरल की ओर बढ़ता है, ये आपका नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि शीर्षगामी सिद्धांत के बारे में पूछ रखा है। विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है, देखिए, तो ये आपका यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि जो सामान्य से विशिष्ट की ओर का प्रिंसिपल है वो यही कहता है कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। विशिष्ट से सामान्य की ओर दे रखा है, बिल्कुल गलत है ना। बाह्य से केंद्र की ओर बढ़ता है, देखिए केंद्र से बाहरी भाग की होता है। ठीक है, एक आपका होता है प्रॉक्सिमल डिस्टल प्रिंसिपल, वो क्या कहता है कि जो हमारा डेवलपमेंट होता है बॉडी के सेंटर से शुरू होता है और बाहरी भाग की तरफ चलता है। ठीक है, तो ये दोनों प्रिंसिपल आपको ध्यान रखने हैं। बाकी के प्रिंसिपल से आपके उतने क्वेश्चन नहीं बनते, बट इनसे ज़्यादा बनते हैं जो आपका शीर्षगामी सिद्धांत है और जो आपका मस्तकाभिमुखी यानी कि प्रॉक्सिमल डिस्टल प्रिंसिपल है, जो कि कहता है कि जो हमारा डेवलपमेंट होता है बॉडी के सेंटर से शुरू होता है और बाहरी भाग की तरफ चलता है। ऐसे जो हमारी बॉडी का सेंटर होता है वो क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी, तो वहाँ से हमारा डेवलपमेंट शुरू होता है। उसके बाद में जो हमारा हृदय होता है उसका विकास होता है, जो हमारी भुजाएं होती हैं उनका विकास होता है, यानी कि बॉडी के सेंटर से शुरू होकर बाहरी भाग की तरफ, केंद्र से परिधियों की तरफ। ठीक है, अगर ये आपसे पूछे तो वहाँ पर हो जाएगा आपका मस्तकाभिमुखी
प्रिंसिपल यानी कि प्रॉक्सिमल डिस्टल प्रिंसिपल। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर इसके बारे में बात ही नहीं हुई है, यहाँ पर सेफलोकॉर्डल के बारे में पूछ रखा है, बट मैंने इनको भी डिस्कस कर दिया क्योंकि हो सकता है कि आपको आगे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, बच्चों में सामाजिक की डैश प्राथमिक संस्था है और डैश द्वितीयक संस्था है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बिल्कुल फिक्स्ड है कि एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने ही आने हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो सोशलाइजेशन होता है बच्चे का, जो सामाजिक होता है, इसके दो कारक होते हैं, दो फैक्टर होते हैं। एक तो होता है आपका प्राथमिक कारक और एक होता है द्वितीयक कारक। ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए जो प्राथमिक कारक होता है उसके अंदर क्या आता है, परिवार। ठीक है, फैमिली, क्योंकि यहीं से बच्चे के सामाजिक की प्रक्रिया शुरू होती है। जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, ठीक है, उसके बाद में जो परिवार के सदस्य होते हैं, जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, तुरंत ही बच्चे से इंटरेक्ट करना शुरू कर देते हैं, अरे मेरा बच्चा। ठीक है, तो यहाँ पर जो सामाजिक की प्रक्रिया शुरू हुई वो कहाँ से शुरू हुई, बच्चे की फैमिली से, बच्चे के परिवार से। तो कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बना है कि सामाजिक की प्राथमिक इकाई, मुख्य एजेंसी, ठीक है, क्या होती है, फिर प्राइमरी सोशलाइजेशन क्या होता है, तो आपका हो जाएगा परिवार, फैमिली। ठीक है, और जो सामाजिक की प्रक्रिया ये शुरू कहाँ से होती है, तो जन्म से शुरू होती है और जीवन पर्यंत में चलती है। ठीक है, यानी कि जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती तब तक जो है सामाजिक की प्रक्रिया चलती रहती है, बट इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो जन्म से होती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना हुआ है। ठीक है, इसके अलावा जो द्वितीयक फैक्टर होता है, जो सेकेंडरी सोशलाइजेशन होता है, इसके अंतर्गत क्या जाता है, आपका मीडिया जाता है ना। जैसे कि आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे अब फ़ोन का यूज कर रहे हैं, है ना, और वहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं। कभी कभी जो कार्टून देखते हैं वो उन्हीं की लैंग्वेज में बात भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो मीडिया है इस टाइम, है ना, वो सेकेंडरी सोशलाइजेशन में कहीं ना कहीं एक बड़ा फैक्टर बना हुआ है। यहाँ से बच्चा जो है बहुत सारी चीज़ों को सीख रहा है, अच्छी चीज़ें भी सीख रहा है और गलत चीज़ें भी सीख रहा है। इसके अलावा आपका विद्यालय आ जाएगा। ठीक है, वहाँ से भी बच्चे का सोशलाइजेशन होता है। इसके अलावा बच्चे का धर्म आ जाएगा, संस्कृति आ जाएगी, समाज आ जाएगी। ठीक है, ये सारे फैक्टर किसके अंतर्गत आ जाएंगे, आपके द्वितीयक सोशलाइजेशन के अंतर्गत आ जाएंगे। बट यहाँ पर मैंने एक वर्ड की बात नहीं की, आस पड़ोस। ठीक है, अब देखिए कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बना हुआ है कि जो आस पड़ोस है ना, ये आपका प्राइमरी के अंतर्गत आएगा या फिर द्वितीयक संस्था के अंतर्गत आएगा। तो देखिए जो आस पड़ोस है ये आपका प्राइमरी के अंतर्गत भी आ जाता है और द्वितीयक के अंतर्गत भी ये लोग काउंट कर लेते हैं। दोनों बार सीटेट के एग्जाम में दोनों ऑप्शन आपके सही माने गए थे। प्राइमरी के अंदर भी ये लोग काउंट कर लेते हैं और द्वितीयक के अंतर्गत काउंट कर लेते हैं। बट कहाँ पर आपको किस तरीके से ऑप्शन चूज करना है ये आपको पता होना चाहिए। देखिए अगर आप परिवार के साथ में देखें, अगर परिवार के साथ में आस पड़ोस दे रखा है तो आपका आ जाएगा प्राथमिक कारक के अंतर्गत। ठीक है, बट वही आस पड़ोस अगर आपको स्कूल के साथ में दे रखा है, संस्कृति के साथ में दे रखा है, धर्म के साथ में दे रखा है, तो ये आपका द्वितीयक सोशलाइजेशन के अंतर्गत काउंट होगा, है ना। तो अगर आपको ऑप्शन देखेंगे तो वहाँ पर आपको उसके अकॉर्डिंग चीज़ें मिल जाएंगी। तो परिवार के साथ में देखें तो आस पड़ोस आपका प्राथमिक के अंतर्गत आ जाएगा और स्कूल के साथ में देखेंगे तो आस पड़ोस आपका द्वितीयक सोशलाइजेशन के अंतर्गत आ जाएगा। तो इसको इन्होंने दोनों में काउंट कर रखा है ना। बट आपसे इतना घुमा करके क्वेश्चन पूछेगा नहीं, बट एक बार पूछ रखा है इसलिए मैं यहाँ पर डिस्कस कर दे रही हूँ। हालांकि उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर ऑप्शन भी देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें ही दे रखा है, ठीक है, एकदम नज़दीकी आस पड़ोस। अब देखिए इसको इन्होंने प्राथमिक संस्था के अंदर काउंट कर रखा है। ठीक है, बट कभी कभी आपको जो आस पड़ोस है द्वितीयक संस्था के अंतर्गत भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, जनसंचार माध्यम तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, आपका द्वितीयक संस्था के अंतर्गत आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। मुद्रित माध्यम ये आपका प्राथमिक संस्था हो ही नहीं सकता। विद्यालय भी आपका नहीं हो सकता, विद्यालय हमेशा ही सेकेंडरी सोशलाइजेशन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, कानून ये भी आपका द्वितीयक सोशलाइजेशन के अंतर्गत आएगा। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, परिवार को छोड़कर जितने भी फैक्टर है वो सारे के सारे आपके द्वितीयक सोशलाइजेशन के अंतर्गत आएंगे। बाकी एक आस पड़ोस था तो उसके बारे में मैंने बताई दी कि उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन भी देखने को मिल जाएंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, जब विद्यार्थी किसी प्रश्न का हल खोजने में अटक जाते हैं तब उन्हें मदद देने का प्रभावशाली तरीका कौन सा है। ठीक है, अब देखिए कभी कभी बच्चा क्या होता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा होता है और किसी एक पॉइंट पे आके अटक जाता है। तो यहाँ पर एज ए टीचर ग्रुप में आपको क्या करना चाहिए, बच्चे को किसी तरीके का संकेत देना चाहिए, इशारा देना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरी के पूरे उसको क्वेश्चन ही सॉल्व करके बता दिया। ठीक है, ये बिल्कुल गलत तरीका होता है। आप उसको थोड़ा सा हिंट दीजिए, संकेत दीजिए, इशारा दीजिए ताकि बच्चा उस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करे। ठीक है, जैसे कि जब आप स्टार्टिंग में जो बच्चा होता है साइकिलिंग स्टार्ट करना है तो ऐसा थोड़ी है कि बच्चे को साइकिल चलाना ही आती है ना। उसके पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे को पीछे से हल्का सा सपोर्ट करके रखते हैं, टेम्परेरी हेल्प देते हैं, अस्थायी रूप से बच्चे को मदद प्रदान करते हैं, जो कि कुछ टाइम के बाद हटा ली जाती है जब बच्चा साइकिल चलाना सीख जाता है। तो इस तरह की जो आपकी स्केप फोल्डिंग होती है, जब आप बच्चे को संकेत देते हैं तो ये आप अस्थायी रूप से देते हैं। ठीक है, बच्चा खुद ही उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा अगर आप उसको थोड़ा सा हिंट दे दे, संकेत दे दे तो, है ना। तो यहाँ पर इसकी बात किसने की है, लेव वाइगोस्की ने की है। और ये क्या कहते हैं,
प्रत्यक्ष रूप से उत्तर बता देना, तो ये तो मैंने बताया कि ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा कि आप बच्चे को डायरेक्ट उत्तर ही बता दें, है ना, तो बच्चा फिर अपना दिमाग यूज ही नहीं करेगा। गलत उत्तर के लिए दंड देना, ये भी बिल्कुल गलत तरीका हो जाएगा, बच्चे को दंड नहीं देना है ना। आंशिक रूप से हल समाधान प्रस्तुत करना, बिल्कुल सही बात है, थोड़ा सा हिंट देना या फिर आधा अधूरा बच्चे को सोल्यूशन देना, है ना, ये बिल्कुल सही तरीका होता है। इससे बच्चे की जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है, जो समालोचनात्मक चिंतन होता है, वो बच्चे के अंदर डेवलप होता है। तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अप्रासंगिक सूचनाओं द्वारा प्रश्नों को जटिल बना देना, देखिए जो बच्चे होते हैं उनको जो सूचनाएं प्रदान करनी चाहिए, जो नॉलेज देनी चाहिए, वो प्रसंग में देना चाहिए, संदर्भ में जोड़ कर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चा रह रहा है इंडिया में, आप एग्जांपल दे रहे हैं जापान का या फिर ऑस्ट्रेलिया का, है ना, बच्चा जहाँ पर रह रहा है, जिन जगहों के बारे में जानता है, उसी से रिलेट करके बच्चे को नॉलेज प्रोवाइड कीजिए, वहीं का बच्चे को एग्जाम्पल दीजिए, ठीक है। तो ये बिल्कुल गलत तरीका होता है, तो ये भी नहीं होगा आपका यहाँ पर। थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, विद्यार्थियों में संज्ञानात्मक विकास को समुन्नत करने के लिए लेव वाइगोत्स्की ने किसकी अनुशंसा की है? व्याख्यात्मक शिक्षण, ठीक है। देखिए व्याख्यात्मक शिक्षण की बात ये करते ही नहीं है, यानी टीचर आए क्लासरूम में व्याख्या दे, बच्चे चुपचाप निष्क्रिय होकर के सुन रहे हैं, ये बात नहीं करते हैं, ठीक है। उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुकूलन यानी कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स कंडीशनिंग, ये एक तरीके से आपका पुरस्कार दंड वाला ही हो जाता है कि बच्चे को जब तक आप पुरस्कार देंगे यानी कि स्टिमुलस प्रदान करेंगे तब तक बच्चा चीज़ों को सीखना चाहेगा, ठीक है। जब आप पुरस्कार देना बंद कर देंगे तब बच्चा चीज़ों को सीखना नहीं चाहेगा, उसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा, है ना। तो ये भी बिल्कुल गलत तरीका होता है। निष्क्रिय अनुकरण की बात ये करते ही नहीं, क्योंकि इनका भी संबंध किससे? कंस्ट्रक्टिविज्म, रचनावाद से, ठीक है। और जो लेव वाइगोत्स्की एक सोशियो कंस्ट्रक्टिविज्म है, ठीक है, यानी कि सामाजिक रचनावादी हैं। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन क्या दे रखा है? समर्थित अधिगम, बिल्कुल सही ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। जो लेव वाइगोत्स्की वो समर्थित अधिगम की बात करते हैं, यानी जो बच्चा है एक दूसरे के सहयोग से सीखे। जैसे कि मान लीजिए आपका सीडीपी अच्छा है तो अपने दोस्त को हेल्प कर सकते हैं, और आपके दोस्त का मैथ अच्छा है तो आपको मैथ में हेल्प कर सकता है, ठीक है। यानी कि एक दूसरे के सहयोग से सीखना, तो इससे क्या होती है? बच्चे की थिंकिंग अच्छी होती है, ठीक है। बच्चा एक दूसरे के विचार को समझ पाता है, वहाँ पर जो सीखने की स्किल्स होती है वो बच्चे की डेवलप होती है। जब आप किसी चीज़ को समझाते हैं तो वहाँ पर आपको चीज़ें और भी अच्छी तरीके से समझ में आती है ना। तो समर्थित अधिगम को जो बढ़ावा देते हैं लेव वाइगोत्स्की, या फिर इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर आप फोर्थ ऑप्शन की तरफ चले जाएंगे। आगे देखते हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। प्रोग्रेसिव क्लासरूम यानी कि प्रगतिशील शिक्षा विद्यार्थियों को ज्ञान के सृजन के रूप में सक्रिय प्रतिभागी मानती है, बिल्कुल सही ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। जो प्रोग्रेसिव क्लासरूम होती है ये क्या कहती है कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, और टीचर यहाँ पर कैसे काम करता है? एज ए फैसिलिटेटर, ठीक है, सीखने को सुगम बनाने वाला होता है। ऐसा नहीं कि बच्चा किसी चीज़ को सुन रहा है, टीचर आके बता रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, बट जो टीचर होता है जहाँ पर बच्चे को दिक्कत आ रही है, जहाँ पर सीखने में प्रॉब्लम हो रही है, टीचर उस चीज़ को सुगम बनाएगा, सरल बनाएगा, ठीक है। अलग अलग तरीके के बच्चे को संसाधन देगा, मटेरियल प्रोवाइड करेगा, ठीक है, अलग तरीके से एग्जाम्पल प्रस्तुत करेगा बच्चे के सामने। तो एज ए एनईपी, ठीक है, एनसीएफ यही कहती है कि जो टीचर है वो सुगमकर्ता की तरह कार्य करता है प्रगतिशील क्लासरूम में या फिर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में, है ना। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। अध्यापकों को ज्ञान के सर्वाधिक प्रमुख स्रोत मानती है, ये कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा। बच्चे ज्ञान के स्रोत होते हैं, बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, अध्यापक नहीं स्रोत होता है, ठीक है। विद्यार्थियों को ज्ञान के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता मानते हैं, निष्क्रिय ग्रहणकर्ता नहीं होते हैं, सक्रिय होते हैं, एक्टिव होते हैं, एक्टिव होकर के अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर इमेज में भी देख पा रहे होंगे, सारे बच्चे एक्टिव हैं यहाँ पर, ठीक है। पाठ्य पुस्तकों को ज्ञान सृजन की प्रक्रिया में असंगत मानती है, तो ये आपका यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा। देखिए जो पाठ्य पुस्तक होती है ज्ञान सृजन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, बट यही निभाती है ये कहना गलत हो जाएगा। बहुत सारे रिसोर्स होते हैं, बहुत सारे संसाधन में से पाठ्य पुस्तक भी क्या होती है? एक संसाधन होती है जिससे कि बच्चा चीज़ों को सीखता है ना। तो ये भी नहीं होगा आपका यहाँ पर। फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये बात कहती है आपकी प्रोग्रेसिव क्लासरूम। अब देखिए ये भी क्वेश्चन आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था। जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वही मैं आप लोग के साथ यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ, और जो जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दे रखा है असीमा दूसरों की मनोदशा और अभिप्रेरणा के प्रति समझ बना लेने की उच्च स्तरीय योग्यता के कारण अपने मित्रों में बहुत लोकप्रिय हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार असीमा डैश बुद्धि की उच्च स्तरीय क्षमता रखती है। अब देखिए जो हार्वर्ड गार्डनर है जिन्होंने कि बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में एज इट इज पूछा हुआ है कि एकाधिक यानी कि एक से अधिक, ठीक है। जो सीटेड वाले होते हैं क्या करते हैं? लैंग्वेज हल्का सा चेंज कर देते हैं। कभी कभी आपको बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया ये ना पूछ करके पूछ देते हैं एकाधिक यानी कि एक से अधिक बुद्धि का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, और स्टूडेंट वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैंने तो ये तो पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। तो वही पूछ रखा है उन्होंने, बहुबुद्धि या फिर एकाधिक, ठीक है। सिर्फ लैंग्वेज के साथ में लोग खेलते हैं, तो बहुबुद्धि पूछे या फिर एकाधिक पूछे, इसका सिद्धांत किसने दिया? हार्वर्ड गार्डनर ने, ठीक है। ये बात आप यहाँ पर ध्यान रखनी है। और यहाँ पर देखिए जो हार्वर्ड गार्डनर है इन्होंने 8 प्रकार के इंटेलिजेंस की बात की है, और ये क्या कहते हैं कि हर व्यक्ति में जो 8 प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। जो 8 प्रकार इन्होंने आप लोग को बता रखे थे, जरूर
देखिए, जो कि हार्वर्ड गार्डनर का आपका सिद्धांत है, उसमें कंप्लीट मैंने आप लोग को बता रखा है हार्वर्ड गार्डनर के प्रिंसिपल के बारे में। वहाँ से आपके एग्जाम में जरूर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो प्लेलिस्ट में जितनी भी आपकी वीडियो है सारी की सारी इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं कि बहुत लंबी वीडियो, लगभग आपकी 20 से 30 मिनट की वीडियो होगी, जिसमें कि सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी इंक्लूड है उसमें, ठीक है। तो ध्यान से देख लीजिएगा। बाकी ये तो आपकी प्रैक्टिस सीरीज चली रही है ना। अब देखिए, जो उन्होंने 8 प्रकार दिए उसमें आपका एक आता है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, यानी कि अंतर व्यक्तिक, ठीक है। अंतर व्यक्ति में क्या होता है, जब भी ध्यान दीजिएगा जब भी इंटर की बात हो तब वहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 2 से या फिर 2 से अधिक व्यक्तियों की बात होगी, ठीक है। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की जहाँ पर भी बात हो वो आपका होगा इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। और एक होता है आपका इंट्रा, ठीक है। इन दोनों में स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। इंट्रा की जब भी बात हो तो आप जाएंगे एक व्यक्ति के साथ पे, जहाँ पर एक ही व्यक्ति की बात होगी और वही व्यक्ति अपने खुद के मनोभाव, दशा, खुद के ऊपर नॉलेज रख पाएगा, जैसे कि गौतम बुद्ध हो गए, ठीक है। बट जब आपसे पूछे इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, यानी कि इसे सुना होगा आप लोगों ने, इंटरनेशनल हाईवे, जब भी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की बात हो, ठीक है, दूसरों के बारे में, दूसरों के मनोभाव, स्वभाव, दशा के बारे में कोई व्यक्ति बता पाए, तो वहाँ पर हो जाएगा आपका इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। जैसे कि यहाँ पर देखिए, जो असीमा है वो दूसरों की मनोदशा, ठीक है, एक ही वर्ड से आप यहाँ पर समझ पाएंगे, दूसरों की मनोदशा, अभिप्रेरणा के प्रति समझ बना लेती है। तो जो असीमा उसके अंदर कौन सी बुद्धि होगी, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होगी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रकृतिवादी से आपके एग्जाम में भी लेटेस्ट एग्जाम में 7 जुलाई को क्वेश्चन पूछा गया था। जो प्रकृति वाली बुद्धि है ये किसके अंतर्गत पाई जाती है, जैसे जो कृषक हो गए हैं, है ना। इसके अलावा जो इन्वायरमेंट में काम वगैरह करते हैं, जैसे कि जिनको इन्वायरमेंट के प्रति एक अच्छी नॉलेज होती है, उनके अंदर जो है ये बुद्धि पाई जाती है। संगीत में बुद्धि, जिनके पास लय, सुर, ताल का एक अच्छा संगम होता है, उनके पास संगीत में बुद्धि पाई जाती है। तार्किक गणितीय बुद्धि, जो लोग तर्क वगैरह कर लेते हैं, जिनकी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होते हैं, उनके अंदर तार्किक गणितीय बुद्धि पाई जाती है। जैसे कि अगर बात करें तो अब्दुल कलाम जी हो गए, है ना। संगीत में आपके हो जाएंगे लता मंगेशकर हो जाएंगे, अरिजीत सिंह हो जाएंगे, सोनू निगम हो जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो कि आपके संगीत में बुद्धि के अंतर्गत आ जाएंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर इमेज भी देख पा रहे हैं कि मान लीजिए यह सीमा है और ये दूसरों के मनोभाव, दशा, स्वभाव के बारे में बता पाती है। तो इसके अंदर कौन सी बुद्धि है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है। आगे देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, अध्यापकों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों के लिए परियोजना कार्य, समूह कार्य, चर्चाएं और वाद विवाद को शामिल करना चाहिए। बिल्कुल सही दे रखा है क्वेश्चन आपका यहाँ पर। जैसे कि जो बच्चा होता है जब किसी एक्टिविटी को खुद करता है, समूह में कार्य करता है, ठीक है, चर्चाएं करता है, आपस में डिस्कशन करता है, वाद विवाद करते हैं, तो वहाँ पर क्या करते हैं बच्चे एक दूसरे के विचार को समझते हैं, एक दूसरे के विचार को जान पाते हैं और ओपन एंडेड थिंकिंग करते हैं। यानी कि एक तरीके से बच्चा कई डायरेक्शन में सोच पाता है। जैसे कि अगर आप बच्चे को प्रोजेक्ट कार्य दे दें, उसको कुछ डिज़ाइन करना, जैसे कि मेरे बगल में कुछ बच्चे थे तो उनको उनके स्कूल से प्रोजेक्ट कार्य मिला हुआ था, तो उन्होंने वोल्केनो डिज़ाइन किया था, तो वो मुझसे पूछ रहे थे कैसे क्या क्या करना है, ठीक है, किस तरीके से डिज़ाइन करना है इसको। तो वहाँ पर जो बच्चे हैं उनका क्या हो रहा है, संज्ञानात्मक विकास हो रहा है, क्योंकि बच्चा खुद उस चीज़ को एक्टिविटी कर रहा है। 3-4 लोगों का ग्रुप था, उसमें वो लोग खुद डिज़ाइन कर रहे हैं उस चीज़ को, तो उसके बारे में बच्चों को अच्छी नॉलेज होगी, है ना। एक दूसरे से वाद विवाद करेंगे, चर्चा करेंगे, परस्पर डिस्कशन करेंगे, और सीखने का बहुत ही बेस्ट तरीका होता है जब बच्चा खुद ही किसी चीज़ को डिज़ाइन करता है, तो उसके बारे में उसको एक अच्छी नॉलेज हो जाती है ना, कुछ एक्टिविटी करता है। तो ऑब्जेक्शन सही, बिल्कुल सही है। अधिगम विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से स्वतंत्र है, ये बात यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगी। आप सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में रहकर ही लर्निंग कर सकते हैं, ठीक है, उससे अलग होकर के नहीं। जैसे ही किसी बच्चे का जन्म हुआ और उसको जन्म से ही मतलब बस घर पे ही रखा गया, कहीं बाहर निकलने ही नहीं दिया गया, तो क्या वो समाज के बारे में जान पाएगा, कुछ सीख पाएगा? बिल्कुल नहीं सीख पाएगा। जितनी चीज़ें उसने घर में दे रखी है बस उतना ही सीख पाएगा, ठीक है। जब आप बाहर निकलोगे, कहीं पर जाओगे, है ना, तब आप जानेंगे कि दुनिया कैसी है, मतलब दुनिया में किस तरीके के लोग रहते हैं। तो यहाँ पर जो अधिगम होता है, जो हमारी लर्निंग होती है, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से स्वतंत्र नहीं होती है, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में ही संलिप्त होती है। यानी समाज में रहकर ही हम चीज़ों के बारे में जान सकते हैं, सीख सकते हैं। तो यहाँ पर रीजन गलत दे रखा है, तो ए सही है लेकिन आर गलत है। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। जीन पैसे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चों का चिंतन वैज्ञानिक हो जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, जीन पैसे जो कि स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक है, जिन्होंने कि संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं दी, ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा। पहली जो उनकी अवस्था है वो क्या है, सेंसरी मोटर स्टेज। इसमें जो बच्चा होता है, जो उसके 5 सेंसेस होते हैं, उनका यूज करके चीज़ों के बारे में जानता है, सीखता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका नाम क्या हो गया, सेंसरी मोटर स्टेज, यानी कि संवेदी गामक अवस्था है, फिर इसी को इंद्रिय गामक अवस्था के नाम से जानते हैं। इसमें जो बच्चा होता है वो जन्म से लेकर के 2 साल तक का होता है, ठीक है। इसके बाद में जो इनकी दूसरी वाली स्टेज है, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज,
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसमें जो बच्चा होता है वो 2 से लेकर के 7 साल का होता है, ठीक है, 2 से लेकर के 7 साल का होता है। जो इनकी तीसरी स्टेज है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसमें जो बच्चा होता है वो 7 से लेकर के 11 साल तक का होता है। इनकी जो लास्ट वाली स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर इसी को औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जानते हैं। इसमें जो बच्चा होता है वो 11 से लेकर के 18 साल तक का होता है, ठीक है। बट यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, किस अवस्था में बच्चों का चिंतन वैज्ञानिक हो जाता है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने क्या किया था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था पे जो क्लिक किया था और बहुत सारे स्टूडेंट ने औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था पे क्लिक किया था, क्योंकि उस टाइम आपका ऑनलाइन एग्जाम होता था, है ना। बट यहाँ पर जो सीबीएसई की तरफ से सही ऑप्शन माना गया वो आपका हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, क्योंकि देखिए सिंपल सा पूछ रखा है, बच्चों का चिंतन वैज्ञानिक हो जाता है। वैज्ञानिक का मतलब क्या, बच्चे अमूर्त चिंतन करने लगते हैं, ठीक है, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन ही राइट ऑप्शन हो जाएगा, कि इसी में बच्चा अमूर्त चिंतन करता है। जो चीज़ें बच्चे के सामने प्रेजेंट नहीं होती उसके बारे में बच्चा थिंकिंग कर पाता है, सोच पाता है, ठीक है। और वैज्ञानिक क्या करते हैं, कल्पना करते हैं, है ना। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड वाला आपका यहाँ पर नहीं होगा, ये सीबीएसई की तरफ से नहीं माना गया था और बिल्कुल सही भी है, फोर्थ ही वाला आपका यहाँ पर सही ऑप्शन होगा, है ना। आगे देखते हैं ये क्वेश्चन क्या पूछा है, जीन प्याजे ने अधिगम की प्रक्रिया में किसे महत्व दिया। देखिए जो जीन प्याजे इन्होंने किसको महत्व दिया था, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन को, यानी कि जैविक परिपक्वता को। इन्होंने सिर्फ हेरिडिटी की ही बात की, यानी जो चीज़ें बच्चों को उसकी हेरिडिटी से मिल गई सिर्फ वही इंपॉर्टेंट होती है। इन्होंने समाज पर ध्यान ही नहीं दिया, सोसाइटी इन्वायरमेंट की बात ही नहीं की, इसलिए जो इनकी थ्योरी है इसकी क्रिटिसिज्म होती है, आलोचना की जाती है। तो कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है, जो जीन प्याजे की थ्योरी है इसकी क्रिटिसिज्म क्यों हुई, आलोचना क्यों हुई, क्योंकि इन्होंने हेरिडिटी को ही ज़्यादा महत्व दिया, इन्वायरमेंट को इन्होंने उतना महत्व नहीं दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा कि ये किसकी बात करते हैं, किसको महत्व इन्होंने दिया है, जैविक परिपक्वता को यानी कि बायोलॉजिकल मैच्योरेशन को इन्होंने महत्व दिया है। अध्यापक का व्यक्तित्व इसको इन्होंने महत्व नहीं दिया है, ये तो कहते हैं कि जो बच्चा होता है अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, ठीक है। पुरस्कार और दंड की बात ये करते ही नहीं, क्योंकि इनका संबंध किससे, कंस्ट्रक्टिविज्म रचनावाद से, ठीक है, और ये रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म है ना। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। निजी वाक, प्राइवेट स्पीच की बात कौन करते हैं, लेव वाइगोस्की करते हैं। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि निजी वाक यानी कि प्राइवेट स्पीच की बात कौन करेंगे, लेव वाइगोस्की करेंगे, जीन प्याजे नहीं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इन्होंने जैविक परिपक्वता की बात की है। आगे देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, लड़के गणित में अच्छे होते हैं और लड़कियाँ संगीत और नृत्य में अच्छी होती हैं, यह कथन किसकी ओर इंगित करता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन जरूर अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखिए हमारे समाज में जेंडर स्टीरियोटाइप जैसी चीज़ें होती हैं जो कि बहुत पहले से चली आ रही हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आप 2 भाई बहन हो, उसमें से किसी को मार्केट जाना है तो जो पहली प्राथमिकता दी जाएगी वो लड़की को दी जाएगी। अच्छा तुम लड़के हो, तुम मार्केट से ये सामान लेकर के चले आओ, लड़की ये काम कर लेगी, घर के अंदर का काम करेगी, ठीक है। तो यही हमारे समाज में अक्सर होता चला आ रहा है कि लड़कियाँ घरों के काम करेंगी, ठीक है, बच्चों की देखभाल करेंगे। जो लड़के हैं वो घर के बाहर के काम करेंगे, ऑफिस के काम करेंगे, कठोर काम करते हैं, लड़कियां नाजुक काम करती हैं। तो इस तरीके की जो धारणाएं होती हैं किसको प्रदर्शित करती हैं, जेंडर स्टीरियोटाइप्स को, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि जो लड़के होते हैं वो गणित में अच्छे होते हैं, लड़कियां तो डांस वगैरह में अच्छी होती हैं, है ना। तो इस तरीके की जो धारणाएं ये किसको प्रदर्शित कर रही है, जेंडर स्टीरियोटाइप्स को। जैसे कि अगर हम पेरेंट्स की बात करें तो वो भी अगर एक लड़का हुआ है घर में तो उसके लिए फुटबॉल कार लेकर के आएंगे, अगर एक लड़की हुई तो उसके लिए डॉल लेकर के आएंगे, ठीक है, मेकअप की चीज़ें लेकर के आएंगे, जो खाना बनाने वाली चीज़ें होती हैं वो लेकर के आएंगे, है ना। तो यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, जेंडर स्टीरियोटाइप्स ही कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे समाज में उन्होंने वही देख रखा है, वही चली आ रही हैं धारणाएं, है ना। और स्कूल में भी ऐसा होता है कि अगर मेहंदी फंक्शन है, कोई रंगोली वगैरह डिज़ाइन करता है तो वहाँ पर लड़कियों को प्राथमिकता दी जाती है, लड़कों को नहीं दी जाती है। उनको कह देता है तुम डेस्क वगैरह सही करो, ब्लैक बोर्ड सही करो, है ना। तो यहाँ पर ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, जेंडर स्टीरियोटाइप्स को ही प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ पर जो कलर होते हैं, है ना, जैसे कि कह जाता है कि जो ब्लू कलर है ये लड़कों को ज़्यादा पसंद आता है, जो पिंक कलर है लड़कियों को ज़्यादा पसंद आता है। तो कलर को भी रिलेट किया जाता है, सब्जेक्ट को भी रिलेट किया जाता है, जो घर के काम काज होते हैं इनको भी जो है लड़कों लड़कियों से रिलेट किया जाता है। तो ये जो धारणाएँ होती हैं हमारे समाज के द्वारा निर्धारित की गई हैं। ऐसा नहीं कोई भगवान जी ने बना करके कह रखा है कि लड़के ये काम करेंगे, लड़कियां वो काम करेंगे। ये हमारे समाज के द्वारा ही निर्धारित की गई चीज़ें हैं, ठीक है, जो कि बहुत लंबे समय से चली आ रही हैं। हालांकि इसमें थोड़ा बहुत चेंज भी आया हुआ है, बट अभी भी 90% घरों में यही चीज़ें देखने को मिलती है। जो लड़के होते हैं वही ज़्यादातर बाहर के काम करते हुए देखेंगे आपको। तो ये किसको प्रदर्शित कर रहा है यहाँ पर, जेंडर स्टीरियोटाइप को, यानी कि जेंडर रूढ़िवादिता को। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे आपके आज के कुछ क्वेश्चन कैसे लगे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर देगा। इसके अलावा अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, फिर उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर के मुझे व्हाट्सएप पर भी शेयर कर सकते हैं। अगले नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों के साथ में वो क्वेश्चन फिर से डिस्कस कर दूँगी। चलिए मिलते हैं स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।